कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे किसी दिन ये तड़पना चुपके जी हाँ तड़पना चुपके आह भरना घुट के मर जाना जिंदगी बर्बाद कर दी है ये क्या कम है कि मर जा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल भारत से लाखों लोग कनाडा जाते हैं और मैं भी उनमें से एक था। पर वहाँ जाकर जो मुझे अनुभव हुआ उससे मुझे समझ में आया कि क्या है कनाडा की सच्चाई। भारत से बाहर जाने के लिए भारतीय लोग बहुत उत्सुक होते हैं, खासकर अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय लोगों को ऐसा लगता है कि इन देशों में बहुत पैसे हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर जिन कारणों की वजह से भारतीय लोग बाहर जाते हैं वो दूर से ही अच्छे लगते हैं। ये बात मैं अनुभव से कह रहा हूँ। मैं खुद कनाडा जाने के लिए बहुत उत्सुक था। लगभग 2 साल पहले जब पूरे भारत में कोरोना फैला हुआ था, उसी दौरान मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कनाडा जाऊँगा। बहुत सारी उम्मीदें लिए और ये सोचकर कि कनाडा जैसे आधुनिक देश में मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ, मैं कनाडा पहुँचा। पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कनाडा भारतीय विद्यार्थियों को एक चेक बुक की तरह देखता है। कदम कदम पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, बस इसी विषय में कनाडा आधुनिक है। इसके अलावा कनाडा में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो भारत में नहीं है। कनाडा के नागरिकों की तुलना में भारत से आने वाले विद्यार्थी दुगनी फीस भरते हैं। कनाडा के अनेक विश्वविद्यालय और कनाडा की सरकार ने मिलकर यह तरकीब निकाली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को दे देते हैं। पर हाल ही में ही ये खबर आई है कि अब भारतीय छात्र कनाडा नहीं जाना चाहते। स्टडी परमिट में भारत से आवेदनों में 40% की गिरावट आई है, बस 6 महीने के अंदर। 2021 में 38% कनाडा के नागरिक उम्र 18 से 24 यूएस में पढ़ने के लिए गए थे और भारत से लगभग 3,20,000 विद्यार्थी कनाडा में पढ़ने के लिए आए थे। मेरी खुद की कक्षा में केवल एक ही कनाडा का नागरिक पढ़ता था और वो भी कुछ समय पहले चीन से वहाँ आया था। पर ऐसा क्यों है कि कनाडा में ज़्यादातर भारत से आए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी ही पढ़ाई करते हैं? लेबर की कमी की वजह से कनाडा की सरकार भारत से आए लोगों को लेबर की तरह देखती है। ऐसा लेबर जो अंग्रेज़ी बोल सकता है, बर्फीले मौसम में कड़ी मेहनत कर सकता है और ऊपर से दुगनी फीस भी दे सकता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कनाडा की सरकार को हर महीने $75 देते हैं, यानी कि 4,600 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। और ये मेडिकल इंश्योरेंस कनाडा में रहने वाले बाकी सभी लोगों के लिए मुफ्त है। अगर आप कनाडा में वर्क परमिट लेकर आए हैं तो भी आपके लिए इंश्योरेंस मुफ्त है। और रही बात मेडिकल सुविधाओं की, तो ये बात जान लीजिए कि भारत कनाडा की मेडिकल सुविधाओं से 10 कदम आगे है। So you know, I don't know how these guys make up those indexes, okay? But I can only tell you one thing. People in Europe didn't look that happy. People to him in India looked very happy. Now, I'm not necessarily saying I'll make an index out of it,
But look, these are all mind games which people play. कनाडा में सिर्फ डॉक्टर्स की ही नहीं बल्कि नर्सेज की भी बहुत कमी है। अगर आप अफ्रीकन या फिर भारतीय हैं तो अस्पतालों के अंदर आपको जातिवाद यानी कि रेसिज्म का भी सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें लोगों को या तो जल्द से जल्द या फिर बिना इलाज किए ही अस्पताल से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, ये कहकर कि आप सिर्फ मुफ्त की नशीली दवाइयों के लिए नाटक कर रहे हैं, या फिर ये कहकर कि अस्पताल बहुत व्यस्त है और मेडिकल स्टाफ कम है। पर ये बहाना उन लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल होता जो गोरे हैं। 12 जुलाई 2022 को एक तेज़ी से आते हुए पिकअप ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी। भगवान की दया से मेरी जान तो बच गई, पर मुझे बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में जब एक नर्स मेरी रगड़ी हुई कमर की चोट को साफ़ कर रही थी और मैं ज़ोर से चीखा तो वो किसी कारण से गुस्सा हो गई और मुझे वहीं छोड़कर चली गई। मैंने बहुत आवाज़ लगाई पर किसी ने नहीं सुनी। फिर मैंने एक मैक्सिकन नर्स से बहुत विनती की तो वो मुझे बाथरूम के अंदर ले गई और उन्होंने मेरी मदद की, पर मैंने अपनी कमर की चोट को खुद साफ़ किया। मेरी दशा इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे भारत वापस आना पड़ा अपनी सेहत ठीक ठाक करने के लिए। 2021 में जब मैं नया कनाडा गया था तो एक भारतीय रेस्टोरेंट से एक थाली मंगाता था जिसके लिए मैं $12 यानी कि 774 रुपये देता था। केवल 2 साल के अंदर ही उस एक थाली की कीमत लगभग दुगनी हो गई थी, यानी कि $21 या फिर 1286 रुपये। इसी दौरान रहने के लिए कमरे का रेंट $450 से बढ़कर $700 हो चुका था। मैं जितना भी पैसा कमाता था वो सारा का सारा तो बस रहने और खाने में ही खर्च हो जाता था। कनाडा में दोस्त बनाना उतना ही कठिन है जितना बर्फ़ पर चलकर हर रोज़ काम पर जाना। बस रेंट और खाने पीने के जुगाड़ करने के लिए लोग इतने व्यस्त होते हैं कि किसी से मिलने का समय ही नहीं होता। छुट्टी वाले दिन भी लोग या तो ओवर टाइम कर रहे होते हैं या फिर घर की साफ सफाई। कनाडा में रहने वाले भारतीय लोग भी गोरों की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा है कि उनके अंदर भी वो ठंड समा जाती है। ये सभी लोगों के साथ नहीं होता, पर मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। कनाडा में मैं वैनकूवर शहर में रहता था और उस शहर में एक जगह है जिसका नाम है ईस्ट हेस्टिंग्स। अगर आप उस जगह पर जाएंगे तो आप मान ही नहीं सकते कि आप किसी आधुनिक देश में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए देश में आए हैं। ईस्ट हेस्टिंग्स में हार्ड ड्रग्स करने वाले लोग सड़क पर ही नशे करते हुए दिख जाते हैं। और अचंभे की बात यह है कि सरकार ऐसे लोगों को पैसे देती है, क्योंकि ऐसे लोग कामकाज तो करते नहीं हैं। हर महीने इन लोगों को जो पैसे मिलते हैं उसे सोशल असिस्टेंट स्टाइपेंड कहते हैं, जिन्हें ये लोग नशा करने के लिए खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसी कानूनी जगह भी है जहाँ पर नशे करने वाले लोगों को एक सुरक्षित जगह मिलती है जहाँ वो चैन से नशे कर सकते हैं। तो क्या इसीलिए पंजाबी कनाडा जाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं? बस मजाक कर रहा हूँ। तो ये है कनाडा की सच्चाई जो मैंने वहाँ पर 2 वर्ष काट कर समझी है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि जो लोग कनाडा में रहते हैं उन्हें कनाडा के ये बुरे पहलुओं को नज़रअंदाज करने में कोई ख़ास आपत्ति नहीं है, पर मैं बस ये चाहता था कि मेरे कनाडा के अनुभव से लोग जागरूक हो और कनाडा जाने से पहले कनाडा की पूरी सच्चाई को जान लें। आपको वीडियो कैसा लगा? आप कनाडा के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए। नमस्ते।